वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे आयतुल्ला अली खामनाई के हवाले से 4 जुलाई को जो है वो आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी मदऊ किया गया है। डॉक्टर साले हमारे साथ मौजूद और इनके हमरा हैं ब्रिगेडियर रिटायर तारिक खलील साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं डॉक्टर साले का। डॉक्टर साले, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूमात के हवाले से क्या इंतजामात जारी हैं? और ये भी बताया जा रहा था कि ईरान में सख्त सिक्योरिटी है। कितने हेड ऑफ द स्टेट्स को मदऊ किया गया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ईरान ने तो तकरीबन उन तमाम ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स को अपने इस आखिरी सुप्रीम लीडर शहीद के फ्यूनरल पर मदऊ किया है, जिनके साथ ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं, खासतौर पर जो मुस्लिम ममालिक के सरान हो गए, जिस पर खुसूसी दावत जो है वो पाकिस्तान को थी, इंडोनेशिया को थी और सऊदी अरब को भी ताकि दावत दी गई और तुर्की को भी खास तौर पर जो खुसूसी दावतें हैं इनमें ये ममालिक शामिल हैं। उसके अलावा भी तमाम ममालिक को भी खतूत गए हैं दावत की दफ्तर खारजा की तरफ से। इसके अलावा अगर आप इंतजामात की बात करें तो जो कल 2 तकरीबें जो सैटरडे से शुरू होंगी तेहरान में, जिसमें जो है कमोबेश तेहरान के अंदर की आबादी के अलावा जो है बाहर से, यानी पूरे ईरान से और ईरान के बाहर से, जिसमें जो है इराक से भी लोग शामिल हैं और जीसीसी ममालिक से भी जो है आम आवाम शामिल हैं और पाकिस्तान से भी काफ़ी बड़ी तादाद ज़ायरों की यहाँ पर आई हुई है, तो वो भी सब शामिल है। तो तकरीबन 20 से 25 मिलियन लोगों के लिए जो है वहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, उनके रहने के लिए, उनके जो है गाड़ियाँ पार्क करने के लिए, बसेस के हवाले से, और इस हवाले से जो है एक इंतज़ाम जो है बड़े पैमाने पर जारी है। खुद जो मुसल्ला इमाम खुमैनी जो है वहाँ पर, जहाँ पर ईद बरगुजार होती थी, नमाज ईदैन बरगुजार होती थी, और उसके अलावा अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि मुश्तबा खामनाई बतौर सुप्रीम लीडर पहली दफा इज्तिमा से शिरकत करेंगे, ये भी बताया जा रहा है। जी नहीं, कोई ऑफिशियल हमारे पास अभी तक कोई एलामिया नहीं आया जिसमें ये कहा गया हो कि आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई जो है वो तशरीफ लाएंगे, क्योंकि इस वक्त उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई है IRGC की जानिब से। लिहाजा जो है आयतुल्ला जाफर सुबहानी जो है वो जो है तेहरान में जो है आयतुल्ला खामनेई की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे आखिरी दिन में, और उसके बाद जो है फिर कुम में लाया जाएगा। कुम में जो है जमकरान के मकाम पर जो है वो दोबारा नमाज जनाजा अदा होगी यहाँ पर, और यहाँ पर भी ज़ाहिर है मिलियन ऑफ तादाद में लोग शिरकत करेंगे। तो उधर भी जो है एक मराजे तकलीद में से, अभी उनका नाम भी नहीं आया, लेकिन इतना ऐलान हुआ है कि मराजे तकलीद में से एक मुजतहिद जो है वो यहाँ पर नमाज पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है उनको जो है इराक लेके जाया जाएगा, उनकी जसद खाकी को वहाँ पर जो है अतबात आलिया की ज़ियारत के बाद, और वहाँ पर लोग जब नमाज पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद वापस मशहद में उनकी जो है वहाँ पर तदफीन होगी। बिल्कुल ठीक है। तारिक खलील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, ये बताइएगा कि कल दोहा में अहम मुज़ाकरात हुए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही ये भी खबर आई है कि रवां हफ्ते या आइंदा हफ्ते जो है वो ईरान को $3 अरब मिल जाएंगे, जो एसिड उनके फ्रीज थे वो रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ईरान के लिए कितना मुस्बत साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए हमें, लेकिन उसके साथ साथ मेरी अपनी एक सोच है कि एक बहुत बड़ा स्पेनर है वो इजराइल है अभी तक। ठीक है। वॉशिंगटन में इस वक्त 2 ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप JD वांस, जिसकी सरबराही कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो चाहते हैं कि ये माहिदा अमल पजीर हो जाए, और दूसरा ग्रुप है वो पिट सेट का है, जो मिनिस्टर फॉर वॉर हैं या मिनिस्टर डिफेंस हैं, और उनके साथ मार्को रूबियो वगैरह हैं। उनके कुछ इख्तलाफात हैं। फिर सेनेट और कांग्रेस में भी कुछ लोग हैं जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं। तो आप ये याद रखिए कि नेतन्याहू का बहुत इन्फ्लुएंस है अभी तक वॉशिंगटन में। तो मुझे बड़ी एक परेशानी है कि ये कोई स्पैनर ना डाला जाए, क्योंकि इस वक्त 3 ऑप्शन हैं ट्रंप साहब के सामने जी। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि वो इस एग्रीमेंट को पाया तकमील तक पहुंचाएं, और जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि अच्छी खबर भी आ रही है, वो खुद भी कह रहे हैं, लेकिन मेरी एप्रीहेंशन अपनी जगह पे मौजूद है। और ये
ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है उनको इस दलदल से निकालने वाला, और ही वांट्स इट टू बी डन। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि वो एस्केलेट कर दें अगर ये बातचीत आगे नहीं चलती है, और उसमें आपको पता है जंग जो है उसका दायरा वसी हो जाएगा, वो सिर्फ रीजनल नहीं रहेगा, वो ग्लोबल भी हो सकता है, क्योंकि जो इम्पैक्ट है इकोनॉमिक का हुर्मुज़ के बंद होने ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का भी यही कहना है, जो एक्सियोस ने रिपोर्ट किया है, कि अगर ईरान ने मजीद टोल या टैक्स लिए गुजरने वाली शिप से तो ये जो मुआहिदा है ये मुअत्तल हो सकता है। और हम जानते हैं कि ओमान भी ईरान का इस वक्त साथ नहीं दे रहा टोल या टैक्स की मद में जो रकम आ रही है। देखिए, मैं इस वक्त मेरी आपने बात पूरी नहीं होने दी। जी जी। तीसरा ऑप्शन ये है कि a massive attack on Iran by United States and Israel. If the things don't go well, it will be a catastrophic for the world, or it will be thousands of people will die and the calamity will go on for. तो इसलिए जो सीनियर एलिमेंट हैं वॉशिंगटन में, ट्रंप बाशमूल और जेडी वैंस, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये मादा जो है आगे चले और हो जाए। लेकिन दो चीजें आप याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का जो स्टेटस वॉशिंगटन या ट्रंप साहब चाहते हैं वो नहीं होगा कि एक इंटरनेशनल कंट्रोल हो और इस पर कोई टैरिफ ना हो। तो ये एक सॉवरेन पॉइंट है जो कि ईरानियन के रेड लाइन है, और वो किसी सूरत में मेरा ख्याल इसको मानने को तैयार नहीं होंगे। और उनके साथ लेकिन एक डिसेंटिंग वॉइस ओमान की है। ओमान वांट्स टू रिमेन इन दी जो अथॉरिटी वो बना रहे हैं, ईरान ओमान स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ट्रांजिट अथॉरिटी, लेकिन वो ओमान टैक्स के खिलाफ है। सही। तो अब देखें किस तरफ बात चलती है। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूं कि कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, कुछ नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। मेजर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर साहब, क्योंकि एक बड़ा इज्तिमा है और ये बताया जा रहा है कि मिलियंस अफराद जो है वो इसमें शिरकत करेंगे, आखिरी रसूमात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी मदऊ किया गया है, क्या इन तकरीबात के बाद हम देखेंगे कि एक बार फिर जंग का आगाज़ हो सकता है? क्योंकि काफ़ी सारी जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं कि दोनों फरीकैन ने कुछ वक्त के लिए सीज़ फायर को मुअत्तल किया है ताकि दोबारा जंग ना हो, और एक बार फिर जब ये आखिरी रसूमात की अदायगी हो जाएगी तो फिर जंग छिड़ने के इम्कानात थोड़े वाज़े हैं। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऑलरेडी जब ये एमओयू साइन हुआ था तो 60 दिन की बात हुई थी कि 60 दिन के दौरान जो है वो एक वे फॉरवर्ड जो है और एक बहुत ही कॉन्क्रीट किस्म का जो है एग्रीमेंट की तरफ हम जाएंगे। इन 60 दिनों में जो है वो जंगबंदी जो है वो नाफिज अमल होगी। इसी तरह स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में जो पैसेज है वो भी विदाउट एनी टोल और टैक्सेस जो है वो 60 दिनों के लिए है। इन 60 दिनों में जो है किसी न किसी मुआहदे पे पहुंचना जरूरी होगा, और अगर नहीं हो सका तो बिल्कुल जिस तरह ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि खदशा जो है बिल्कुल मौजूद है कि दोबारा जो है वो जंग की तरफ अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान पे हमला कर दें। लेकिन देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूं कि कल का जो ये रसूमात है आखिरी, ये इस बात की दलील है कि कहीं न कहीं बैक चैनल पे जो है अब ये सोच परवान चढ़ रही है कि ईरान अमेरिका की जो जंग है वो किसी भी मुल्क के और बिलखुसूस ईरान और अमेरिका और बुल-ए-उमूम दुनिया के मुफाद में नहीं है। अब दोनों ममालिक जो है कि वे आउट ढूंढ रहे हैं कि किसी न किसी तरह कोई इस मुआहदे पे पहुंचा जाए ताकि जो है और विन विन सिचुएशन की सूरत हो कि ताकि वो अपनी आवाम को जो है ये बता सके कि जी हम जीत कर आए हैं। खास तौर पे अमेरिका जो है वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट नजर आ रहा है कि किसी ना किसी तरह जो है इस जंग जो सीज फायर है 60 दिन का, इसको वो तूल पकड़ाए। लेकिन जिस तरह ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता कि ये जंग बंदी हो जाए और इस पे परमानेंट जो है वो अमल पैरा हो। तो कहीं ना कहीं वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस मुआहदे को जो है सबूताज किया जाए।
और आप समझते हैं कि जिस तरह अमेरिकी जो इंतजामिया है उस पर इसराइल का असर रसूख, चाहे वो रिपब्लिकन की हुकूमत हो या डेमोक्रेट्स की हो, हमेशा से रहा है। और जो अमेरिका की पॉलिसीज है उस पर ये असरअंदाज रहता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सालेह, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने ममालिक की फहरिस्त बताई, आपने तुर्की का जिक्र किया, आपने सऊदी का जिक्र किया, भारत को भी मदऊ किया गया है आखिरी रसूमात में, और हमने देखा था कि इस जंग से पहले मोदी ने इसराइल का दौरा किया था, फिर वो मदरलैंड और फादरलैंड के हवाले से भी उन्होंने बात की थी। ईरान की आवाम इस इन्विटेशन को कैसे देख रही है? क्योंकि भारत की जानिब से वाज़े कह दिया गया है कि बिहार की गवर्नर जो है वो ईरान आएंगे। देखें, ईरान की आवाम तो इस वक्त, अगर आप अवामी वो देखना चाहते हैं, रद्दमल देखना चाहती हैं, तो ईरान की आवाम तो इस वक्त वो पूरा उनका तवज्जो है फ्यूनरल की तरफ है। उनको इससे कोई गरज नहीं कि कोई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। एक तरह से ये जो है एक दफ्तर खारजा की पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक जो है वो दावत करते हैं अपने उन ममालिक को जिनके साथ वो खारजा ताल्लुकात जो है वो कायम रखे हुए हैं पिछले जब से इनकलाब हुआ अभी तक। आप कह रहे हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर ये दावतें होती रहती हैं ऑफिस के दरमियान, इसीलिए जो इनका तो मेरे ख्याल से पूरा इंडिया का जो है वो हेड स्टेट आना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को आना चाहिए था अगर देखा जाए तो। लेकिन उन्होंने कहा कि मसलन फलाना एक स्टेट का हेड आ रहा है, तो इससे भी जो है ताल्लुकात का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से ईरान ने जो है अपना जो चावल वाला जो मुआहिदा है वो पूरा इस वक्त भारत के साथ मंसूख कर दिया है, सही, और उसको टोटली पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है, और अब ये तय पाया गया है कि पाकिस्तान से हम जो है ये सारा चीजें मंगवाएंगे। तो ये भी एक भारत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मेरे ख्याल से ये भी इस पर भी थोड़ी सी बात हो रही है बैकडोर चैनल पे, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इतनी ज्यादा वो नहीं है। डॉक्टर सालेह, ये बताइएगा कि कल भी एक मीटिंग हुई है, बिलवास्ता मुज़ाकरात हुए हैं, जिस तरह जंग से पहले थी जी, बिलवास्ता मुज़ाकरात हुए हैं कतर में ईरान और अमेरिका के, और ये बताया जा रहा है कि $3 अरब ईरान को आइंदा हफ्ते दिए जाएंगे। इस हवाले से क्या इतलात हैं? जी देखें, असल में यहाँ पे भी बात हो भी रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, तो मैं भी यही सोच रहा था। देखिए, असल में जो MOU साइन किए गए हैं ना 60 दिन के लिए, तो ये मेरे ख्याल से जो उससे पहले भी जो जंगबंदी थी तो 40 दिन के बाद से जो हुई, ये सब ज़रूरत थी डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की और इसराइल की, क्योंकि उनको जो है ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा और हमें इस तरह से जो है नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो अब वो उन्होंने इसको तैयारी के लिए, मैं तो पहले दिन से ही आपको भी अर्ज कर रहा था और बाकी तमाम प्रोग्रामों पे जहाँ मैं जाता हूँ मैं वहीं यही कहता हूँ कि इन्होंने ये अपने लिए एक टाइम खरीदा है, बिल्कुल भी ये जो है जंग नहीं रोकेंगे। और ये जो ईरान का जो फ्यूनरल भी अभी इस वक्त हो रहा है, ईरान ने इसको गनीमत जान के फौरन से जो है सुप्रीम लीडर की जो है फ्यूनरल की तकरीब अरेंजमेंट कर ली है, ताकि इंटरनेशनल जो मेहमान है वो भी आ सकें, खासतौर पर जो वज़राए आज़म और सदूर हैं और जो ममलिकत के जो सरबराहान है वो आ सकें, एक अमन का माहौल हो, ताकि अगर आगे भी कोई डिस्टर्बिंग होती है जो कि होनी है 100% कतई तौर पर होनी है, तो उस पर जो है थोड़ा सा हमें ये हो कि हमने कम से कम अपने सुप्रीम लीडर को दफना तो दिया। तो उसके बाद एक जंग होनी है, और उस जंग में जाहिर है क्योंकि अब अमेरिका मजीद तैयारी के साथ आएगा, उसको मजीद जो है बाकी ये जो खबरें आती हैं कि $3 अरब या फलां, ये जब तक प्रैक्टिकली मुतहक्किक नहीं होती तो इन चीज़ों में सदाकत नहीं देखी, क्योंकि अमेरिका ने आज एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, कई दफ़ा बल्कि 6 दफ़ा तो तारीख में है कि ईरान के साथ सिर्फ जो मुआहिदे किए हैं, और ये कहा गया कि कल आपका पैसा आएगा, परसों आपका पैसा आएगा, अभी तक रिलीज नहीं हुआ मां सिवाय एक दफ़ा के, वो भी कब, जब मुज़ाकरात नहीं हुए, बल्कि ईरान ने अमेरिका का CIA का एक एजेंट पकड़ा था, उसके बदले में उन्होंने कुछ रकूम ईरान के जो है वो रिलीज कर दिए थे। तो ये अमेरिका और इसराइल वो स्टेट हैं जो लातों के बूत हैं, ये बातों से नहीं मानते, ये कभी भी बात करके आपको कुछ देंगे नहीं, ये हमारा तजुर्बा रहा है इनके साथ बात करते हुए। तो मुझे लगता है ये खबरों की हद तक है, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस को मेंटेन रखने की हद तक है, या ये कहने के लिए है कि हमारे पास इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, क्योंकि वाकई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त उनके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि वो जो भी करें, पहले अमेरिका चाहता था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो, लेकिन अब क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो हैसियत है वो तब जी, पहले अमेरिका ये चाहता था डॉक्टर सालेह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो हैसियत है वो तब्दील हो जाए, जैसे माजी में हमने देखा था, लेकिन अब हमने देखा है कि ईरान ने जिस तरीके से कंट्रोल रखा है, और ये भी कहा है कि ईरान जो है दुनिया इस खुद मुख्तारी को अमल में लेकर आए और ये समझ जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान का है। यही वजह है कि अब अमेरिका के हाथ में कुछ नहीं रहा।
एग्जैक्टली असलन ये ईरान ने साबित कर दिया कि ये हमारे पास वो कार्ड था जो हमने 47 साल में सैंक्शंस के नीचे हमारे इकोनॉमी की कमर तो टूटी, हमने लोगों पे इतना बर्डन डाला, लेकिन हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया अपने इखलाकी और दीनी फरीजों को अमल करते हुए, ताकि दुनिया के लोग भी मुश्किलात का शिकार न हो। अब जब तक ये पाया कि दुनिया इस्तिकबार और अमेरिका जो है हम पर हमलावर होगी और हमें ही खत्म कर देगी, और हमारे सुप्रीम लीडर को और हमारे टॉप लीडरशिप को एक नहीं 2 दफा अगर शहादत के दर्जे पर वो पहुंच जाएंगे, तो फिर जाहिर है फिर अगर हम नहीं है तो फिर बाकी दुनिया क्या फायदा। तो उन्होंने लिहाजा बंद कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। उसका नतीजा आप देखें, फिलिपीन में या यूरोप में या कहीं और पर, ऑस्ट्रेलिया में अगर ऑयल का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा तो ईरान ने ये नैरेटिव बिल्ड किया, और ये बहुत बड़ी फतह है कि वो जहां पे लोगों को महंगाई हुई, उन्होंने कभी ईरान को बुरा भला नहीं कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने पे, बल्कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बुरा भला कहा कि इनकी वजह से ये दौर आज हमें देखना पड़ रहा है कि हम ऑयल की इतनी प्राइस दे रहे हैं। और सेम जब जंग टली तो लोगों ने ये भी राहत महसूस की कि वाकई स्टेट ऑफ हॉर्मुज, हम ईरानियों ने ये भी साबित कर दिया कि अगर हम चाहें तो वो दुनिया जो इस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर हमें सैंक्शन किए हुए, हम पूरी दुनिया को सैंक्शन कर सकते हैं, और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा हमारी कंट्रोल में रहेगी। और जंग से पहले वाली सिचुएशन तो बिल्कुल अब वापस नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साले, आप हमें ईरान की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। प्रोग्राम का जो दूसरा सेगमेंट है वो है सिंध तास मुआहदे के हवाले से, जिस पर हम बात करेंगे। 1960 में ये मुआहदा तय पाया था, जिसमें वाज़ेह कह दिया गया था कि भारत के हिस्से में 3 दरिया जबकि पाकिस्तान के हिस्से में 3 दरिया का पानी आएगा, और अब भारत की जानिब से ये मुअत्तल किया जा रहा है। यकीनी तौर पे वर्ल्ड बैंक जो है वो इसका ज़ामिन है। अगर भारत की जानिब से इजाज़त की जाती है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फवाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब ये बताइएगा कि एक बार फिर हम देखेंगे कि भारत की जानिब से इजाज़त की जा रही है, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि सिंध तास जो मुआहदा है इसे मुअत्तल किया जाएगा, जबकि वर्ल्ड बैंक खुद इसका ज़ामिन है। देखिए खदीजा, बात यह है, मैंने इस पर काफी पहले भी लिखा है, और एक बार याद रखिएगा कि इंडिया जो है उन्होंने अपनी फोर्सेस को रेडी अलर्ट पे रखा हुआ है इस वक्त, और उनके बहुत सारे स्क्वाड्रन्स जो हैं वो फॉरवर्ड मूव किए हुए हैं। और जहां तक जो वाइब्स आ रही हैं वो 2 किस्म की आ रही हैं। एक तो ये आ रही है कि शायद बैक चैनल पे कोई बातचीत चल रही है, लेकिन इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये अपनी जो एयर कॉरिडोर है इंडियन एयरलाइंस के लिए खोल दे, और इन टर्न वो इंडस बेसिन को खोल देंगे। कुछ इस किस्म की बात भी चल रही है। लेकिन एक बार याद रखिए कि डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर दोनों ट्विन सिस्टर्स होती हैं। यू कैन नॉट हैव ए डिप्लोमेसी विदाउट पावर। तो इंडिया जो है, मोदी साहब से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो पूरी रेपुटेशन है वो संदूर ऑपरेशन के बाद एट स्टेक लगी हुई है, और उनसे कोई बैद नहीं है कि वो कोई ऐसी शरारत कर दे जो, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी फोर्सेस कंप्लीट अलर्ट पे हैं, और उन्होंने कमांड भी चेंज की है। और इसी तरीके से जो नई कमांड, नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ही हैड बीन सर्विंग इन द नॉर्दर्न कमांड। तो इससे हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का स्टैंड तो एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि अंडर द इंटरनेशनल लॉ लोअर रिपेरियन के आप पानी को बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल। और बल्कि इंडस बेसिन में जो हमने उनको रायत दे दी थी कि 3 दरिया में उनके हैं और 3 हमारे हैं, वो एक मैं समझता हूँ रायत दे दी थी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हालांकि होना हमारा चाहिए था कि हर दरिया में से हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा होता। तो अब उन्होंने बहुत सारे डैम, कोई आई थिंक स्कोर्स ऑफ डैम बना दिए हैं टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम वन रिवर टू अदर वन रिवर। और अब जो उनका प्लान है कि चनाब को भी एक टनल के जरिए पानी को डाइवर्ट करके निकाला जाए, तो ये एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल होगी। एंड पाकिस्तान ने बहुत बड़ा क्लियर कर दिया है कि इट विल बी अ रेड लाइन फॉर पाकिस्तान एंड इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो मेरी तो ये सोच है कि इंटरनेशनल ताकतें शायद बीच में पड़ जाएं और मामले को हल करा दें।
लेकिन कोई चीज वही नहीं है मोदी साहब से वो किस डायरेक्शन में चले जाए। दूसरी अच्छा, बात यह है कि जी। मोदी इज अंडर प्रेशर फ्रॉम इजराइल ऑल्सो टू ओपन ए सेकंड फ्रंट, और ये मेरे लिए बड़ी परेशान कुन है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है सही। तो उन्होंने इंडिया को टू फ्रंट वॉर के सिनेरियो पे खड़ा किया हुआ है। तो अगर इजराइल और इंडिया और कोलैबोरेशन होती है जो है अभी, और बीच में वो प्रॉक्सी के तौर पे अफगानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक टू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट हो सकती सही। है। तो मेरा अपना ख्याल है कि आने वाले दिनों में काफी डेलिकेट मामला होंगे, और अल्लाह करे बेटर सेंस प्रिवेल कर जाए, क्योंकि द वॉर विल ब्रिंग मिजरीज फॉर बोथ द कंट्रीज। बिल्कुल ठीक है। मेजर साहब ये बताइएगा कि एक तरफा तो ये माहिदा ख़त्म नहीं हो सकता भारत के कहने पे। यकीनी तौर पे अगर भारत ऐसी हरकत करता है तो उसके लिए भी मुश्किलात आएंगी। और हमने ये भी देखा था माजी में कि उड़ी अटैक में मोदी ने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, जबकि ये बताया जाए कि खून में 92% पानी ही होता है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखें, बात यह है कि आप जी मेजर साहब। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो मेंटालिटी नहीं आप समझती कि हिंदू की बिल्कुल, मेंटालिटी ये कि अपने आप को मार लो, दुश्मन को पूरा है। पैसा खर्च कर दो। तो ये आप ना सोचिए कि वो किस तरफ को डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मेजर फवाद साहब भी मौजूद है। जी फवाद साहब, आप कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए खतीजा साहबा कि ये जो सिंतास मुआहदा हुआ, ये बेसिकली इसी चीज का रिजल्ट था कि सिंस आर इंडिपेंडेंस पानी की जो प्रॉब्लम है वो चली, और 60 की दहाई में हमने ये मुआहदा किया। ये मुआहदा जो है इसको यकतरफा इंडिया ने इसको हेल्ड इन अबेंस या सस्पेंड कर चुके हैं। लेकिन अगर आप मेरी राय पूछे तो मैं नहीं समझता कि हमें बहुत ज्यादा इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह ये उड़ी का आपने जिक्र किया, उसने वहाँ इन्हीं हमारे जो दरिया हैं इस पे बंद बनाने की कोशिश की। उस प्रोजेक्ट को शेल्फ किया गया, फिर टनल की बात हुई, उस टनल को भी शेल्फ किया गया, क्योंकि नेचुरल कोर्स ऑफ जो रिवर्स है उसको आप अचानक पे अगर हम ये करना चाहें तो शायद वो नहीं कर सकेंगे। इसी तरह मैं समझता हूं कि ये जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी थी, इसमें 50-50 जिस तरह ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि कुछ दे और ले की हमने बुनियाद पे ये ट्रीटी की, और ये जो ट्रीटी है इसमें दोनों का फायदा हुआ। अगर ये ट्रीटी जो है वो खत्म होती है तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा, इसमें इंडिया का भी नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह इंडस बेसिन की बात हो रही है, फिर ड्रेनेज सिस्टम जो है कैनाल्स वहां से आ रही हैं, इस किस्म की जब चीज हुई तो पाकिस्तान भी जो है वो खामोश नहीं बैठा रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अगर ये इसके बारे में एक मुल्क जो है वो उसको सस्पेंड करता है तो इट विल बी अ लिटमस टेस्ट फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि इस किस्म की जो ट्रीटीज हैं वो दुनिया भर में जो है वो राइज है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों जब अभी आपने देखा इस्लामाबाद में हमारा एक सेमिनार हुआ इंडस वाटर पे, तो इसमें एक हमारे जो ब्रदर ऑफ चाइना है उनके थिंक टैंक के डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की, और ये की कि ये अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया तो ये ना समझें कि इंडिया भी जो है वो इस चीज से बचा रहेगा, क्योंकि इंडिया के पास भी जो पानी आता है चाइना, वो चाइना से होकर आता है। बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल यही था मेजर साहब आपसे कि चाइना का भी हम देखेंगे कि अहम रोल हो सकता है अगर भारत ने जो है वो जारियत की तो। जी बिल्कुल है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो वेपनाइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इंडिया है ये शायद बातों की हद तक तो रहेगा, और ये क्योंकि इलेक्शंस मौजूद हैं और इस वक्त इस मोदी हुकूमत पे बहुत ज्यादा लाग तान जो है वो इसके मुल्क में हो रही है, तो किसी न किसी चीज पे वो जरूर खेलेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर तायद करूंगा कि जिस डेस्परेशन का इस वक्त मोदी मुजाहरा कर रहे हैं, तो सिंतास मुआहदा तो शायद बहुत ही दूर की बात है। कहीं ना कहीं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ये करने से बाज नहीं आएंगे,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमने पहले इनको अपनी जारियत का जवाब दिया था और अभी भी हम ये सलाहियत रखते हैं कि किसी किस्म की जो मोहिंजोरी है इंडिया की तरफ से उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाए। और यही वजह है, क्योंकि वक्त की कमी है, मेजर साहब लास्ट कमेंट आपसे ले लेते हैं। उनके आर्मी चीफ ने ये कहा था भारत के कि सिंदूर 2 का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। सिंदूर 1 की तो पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन हालत की थी। यही वजह है कि अब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का सहारा लिया है, क्योंकि उनकी अफवाज इतनी पावरफुल नहीं है, कैपेबल नहीं है कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। जी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि ये किसी तरह गिमिक हो सकता है फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि अगर इस तरह के मुआहदे जो है वो यकतरफा जो है वो सस्पेंड किए जाए तो पूरी दुनिया जो है इसकी लपेट में आएगी। जिस तरह आपने देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ही मिसाल ले लें कि एक इंटरनेशनल लॉ है, एक सी पैसेज है, उस पर अगर किसी किस्म का आप जो है किसी इजारतदारी की बात करते हैं तो दुनिया उससे मुतासर हो सकती है और कोई भी मुल्क जो है इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यही चीज अगर आप छोटे स्केल पे बात करें तो वो इंडस वाटर ट्रीटी है, वहां तो इकोनॉमी जो है वो असरदार हो रही थी। इंडस वाटर में तो दुनिया यहाँ 24 करोड़ आवाम की जिंदगियां है दांव पे लगी है और ये हमारी रेड लाइन है और ये चीज इंडिया भी समझता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मेजर फवाद आपके वक्त का। इनके हमरा थे ब्रिगेडियर तारिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी हमने देखा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो कई कशीदगी हुई हैं, लेकिन किसी भी मुआहदे को मुअत्तल नहीं किया गया। अगर भारत की जानिब से इजाज़त की जाती है तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।